गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से ब्लड जो है जो रीनल आर्टरी से आता है और ग्लोमेरुलस में आकर के किस प्रकार से वो फिल्टर होता है और उसका जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट फिर किस तरीके से जो किडनी के अंदर जो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रीएब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्बिशन हो जाता है उसका, ठीक है। और उसमें फिर लास्ट में क्या होता है कि 1.5 लीटर के करीब 24 घंटे में जो है ये यूरिन के रूप में बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट के रूप में, ठीक है। और हमारे अंदर मनुष्यों में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। तो इस पूरी जो फिजियोलॉजी में अपने ने पढ़ा, एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी अपनों ने पूरी पढ़ी उसकी कि एक्सक्रीशन का रोल क्या है होम्योस्टेसिस कंडीशन के लिए, किस प्रकार से ये ज़रूरी है शरीर के लिए, ठीक है। किडनी का फंक्शन पढ़ा अपनों ने, किडनी किस प्रकार की होती है उसका स्ट्रक्चर पढ़ी अपनों ने। उसके अलावा अपनों ने जो इसमें ब्लड कैपिलरीज का किस तरीके से रोल है, ठीक है, ब्लड किस तरीके से एंटर कर रहा है, एंटर करके किस प्रकार से वो फिल्टर हो रहा है, ये सारा अपनों ने पढ़ा। तो इसी कंटेक्स्ट के अंदर अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसका कोई रेगुलेशन कौन करता है, किस किस का इस पे किस तरीके से इसको प्रभावित करते हैं, शरीर के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, जो इस एक्सक्रीशन को या हमारी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकल रहा है उसको किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि बॉडी के जैसे दो तरह से कंट्रोल बताया गया है, नर्वस कंट्रोल भी होता है और एंडोक्राइन कंट्रोल भी होता है। मेन तो एंडोक्राइन कंट्रोल है एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी में, लेकिन नर्वस कंट्रोल का भी कुछ जगह रोल होता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स आती हैं वो इस किडनी के अंदर जो है इसको क्या करती है, इसकी जो एपिथेलियम होती है ग्लोमेरुलस की, जो ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, ग्लोमेरुलस की एपिथेलियम प्लस जो हमारा डीसीटी या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी एपिथेलियम को भी ये क्या करती है, तंत्रिकाएं जो क्या करती हैं इनको प्रभावित करती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी इसमें रोल है, लेकिन मेजर रोल किसका है, एंडोक्राइन सिस्टम का है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में दो प्रकार की कंट्रोलिंग पाई जाती है। एक होती है नर्वस कंट्रोलिंग, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारी बॉडी कंट्रोल हो रही है, और एक होता है एंडोक्राइन कंट्रोल, जिसमें क्या होता है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की, उनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हार्मोन्स के द्वारा जो रेगुलेशन होता है उसको अपन एंडोक्राइन कंट्रोल कहते हैं, और नर्वस सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल होता है उसको अपन नर्वस कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी के अंदर अपन आज देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर पार्ट हैं जो इसे प्रभावित करते हैं एक्सक्रीशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से एक्सक्रीशन का कंट्रोल है। नंबर एक नर्वस कंट्रोल या नर्वस रेगुलेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, नर्वस कंट्रोल का मतलब है रेगुलेशन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं, ये मैंने बताया ग्लोमेरुलस की एपिथेलियम, ग्लोमेरुलस की एपिथेलियम को प्रभावित करती हैं, जिससे जो रीनल फिल्ट्रेट होता है, ब्लड क्षमता है जो इसमें ब्लड के, उसमें फ़र्क पड़ता है। इससे ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं उससे उसमें फ़र्क पड़ जाता है अगर ग्लोमेरुलस एपिथेलियम प्रभावित होती है। साथ ही ग्लोमेरुलस एपिथेलियम के अलावा और क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जैसा कि हम जानते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या जिसको अपन क्या कहते हैं, डीसीटी। डीसीटी की जो एपिथेलियम होती है उसको भी ये प्रभावित करती है, तंत्रिकाएं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं। तो इस प्रकार से एक्सक्रीशन में इनका
तंत्रिका तंत्र का भी रोल है। तो डीसीटी को जब प्रभावित करती हैं तो आपको मालूम है कि डीसीटी का काम क्या है, मुख्य रूप से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिक्रेशन का काम करती है। सिक्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड फिल्ट्रेट है, जो रीनल फिल्ट्रेट जिसको अपन बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जो पर्टिकुलर एक तरीके से एक पाथ के द्वारा ग्लोमेरुलस से छन करके, बोमेन कैप्सूल से छन करके पीसीटी में आ गया, फिर हैनले के लूप के अंदर आ गया, और उसके बाद जब वो डीसीटी में पहुंचता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये दूरस्थ कुंडलित नलिका सीधे उस रीनल फिल्ट्रेट के अंदर, डीसीटी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डायरेक्ट जो है ये ब्लड के द्वारा इसमें सीक्रेशन होता है। ब्लड कैपिलरीज जो इसके ऊपर जो जाल पाया जाता है उनके द्वारा इसमें क्या कर दिया जाता है, सीक्रेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो डीसीटी क्या करती है, मुख्य रूप से सीक्रेशन का काम करती है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको याद दिला दूं। ठीक है, सपोज कीजिए कि डीसीटी है हमारी, और यहाँ क्या है, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ऊपर इसके क्या है, इस प्रकार से वैसा रेक्टा होता है। वैसा रेक्टा का मतलब होता है कि इस प्रकार से ब्लड कैपिलरीज का जो जाल होता है इनके ऊपर लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से ब्लड वेसल्स इसके ऊपर घूम रही है, या ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इसको वासा रेक्टा अपन कहते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज जो इसके ऊपर पाई जा रही है, इनको पेरी कैपिलरी कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से पाई जा रही हैं। तो यहां हम देखते हैं, देखिए होता क्या है, इस तरीके से जैसे बताया मैंने, ये डीसीटी है, और डीसीटी के ऊपर यहाँ ब्लड कैपिलरीज देखिए ये जा रही है ऊपर से। इसको अपनों ने क्या कह दिया, पेरी कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, या इसको अपनों ने ब्लड कैपिलरीज जो ये दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, ये क्या करती है ब्लड कैपिलरीज, डायरेक्ट जो है इसके अंदर क्या छोड़ देती है, उत्सर्जी पदार्थों को छोड़ देती है। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, इसमें ड्रग्स पाई जाती हैं कुछ तरह की, जैसे पेनिसिलिन। इसके अलावा अमोनियम आयनों या अमोनिया को डायरेक्ट छोड़ देती है। ठीक है, और एच आयनों को छोड़ देती है। इस प्रकार से कुछ आयन्स को और ड्रग्स को ये विशेष रूप से क्या करती है, छोड़ देती है। इसको सीक्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो रीनल फिल्ट्रेट आप देख रहे हैं, जो रीनल फिल्ट्रेट के अंदर, अब इसमें क्या होता है, डीसीटी के अंदर इनके छोड़ने से डीसीटी की जो कंसंट्रेशन होती है ये इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको पता था कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा कि किस प्रकार से रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा था। उसमें आपने देखा था कि हैनले के लूप की जो निचला भाग था वहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम हो गया। फिर जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, असेंडिंग लिम्ब में डीसीटी की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि आयन एब्जॉर्ब होते जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने से सोडियम क्लोराइड के साल्ट के एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, वाटर कंटेंट इस ट्यूब के अंदर बढ़ जाता है। और वाटर कंटेंट अब क्या होगा, वापस से वाटर कंटेंट बढ़ने से मीडियम हाइपोटोनिक हो जाता है, और लेकिन वापस सीक्रेशन प्रोसेस से इतने पदार्थ जब इसमें डाल दिए जाते हैं, सीधे छोड़ दिए जाते हैं जो रीनल फिल्ट्रेट से संबंधित नहीं होते। इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, रीनल फिल्ट्रेट। ठीक है, ये रीनल फिल्ट्रेट है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं। तो रीनल फिल्ट्रेट के अंदर डायरेक्ट जो होता है, जब ब्लड कैपिलरी सीधे डाल देती है पदार्थों को, उसको अपन सीक्रेशन प्रोसेस कहते हैं, श्रावण, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन बदल जाती है। तो ये जो डीसीटी की एपिथीलियम है, इस एपिथीलियम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित करता है, और जिसकी वजह से इसकी पारगम्यता जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये मैंने आपको बताया कुछ चीज़ों में, और ये कंट्रोल करने का, उत्सर्जन की कार्यकी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। किस प्रकार से, ग्लोमेरुलस एपिथीलियम को प्रभावित करके, और डीसीटी की जो एपिथीलियम है उसको प्रभावित करके इस प्रकार से
ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरे प्रकार का हमारा जो रेगुलेशन है, दूसरे प्रकार का जो हमारा रेगुलेशन है उसे अपन कहते हैं एंडोक्राइन रेगुलेशन। क्या कहते हैं, एंडोक्राइन रेगुलेशन या एंडोक्राइन कंट्रोल। तो ये किस तरह का कंट्रोल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेगुलेशन बाय द एंडोक्राइन सिस्टम या कंट्रोल बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है कुछ तरह की, जो उत्सर्जन की कार्यकी को प्रभावित करती हैं, उनके द्वारा जो विशेष प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, उन हार्मोन से क्या होता है कि उत्सर्जन की कार्यकी प्रभावित होती है। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के कुछ भागों पर, रीनल फिल्ट्रेट पर इसका क्या पड़ता है, हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है। तो वही हम आज हार्मोन एंडोक्राइन रेगुलेशन के तहत पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जिनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है और किस तरीके से उत्सर्जन की कार्यकी को प्रभावित करता है। तो चलिए, अपना जो मुख्य रूप से मैंने बताया आपको कि नर्वस कंट्रोल से ज़्यादा रोल किसका है, एंडोक्राइन रेगुलेशन का है उत्सर्जन की कार्यकी के अंदर। तो हमने कहा कि एंडोक्राइन रेगुलेशन इज द कंट्रोल बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स, ये भी कह सकते हैं कि जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है इससे। ठीक है, अब इसमें अपन लेते हैं सबसे पहले एक ग्रंथि लेते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड, हार्मोन लेते हैं, सॉरी। तो हार्मोन कौन कौन से हार्मोन प्रभावित करते हैं, अपन सबसे पहले एक हार्मोन लेते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन या इसको मिनरेलो कोर्टिकोइड भी कहते हैं। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन या मिनरेलो कोर्टिकोइड ये सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स पार्ट। एड्रिनल ग्रंथि जो हमारे शरीर में पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि आपको मालूम होगा कि जो हमारी किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है कैप की तरह। तो वो एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला अंदर वाला इनर पार्ट होता है, जबकि कॉर्टेक्स ऊपरी भाग होता है। तो उसके कॉर्टेक्स भाग से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से ये हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकोर्टिकोइड। और इस हार्मोन की क्या खास बात है कि ये हार्मोन क्या करता है, सोडियम आयनों के जो अवशोषण को क्या करता है, सोडियम आयनों को कंट्रोल करता है, सोडियम आयनों के अवशोषण को बढ़ाता है ये। ठीक है, और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो सोडियम आयन की क्या हो जाती है, हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ब्लड के अंदर सोडियम या क्लोराइड आयनों की जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है या बॉडी की और एक्टिविटीज़ पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। और जब क्या होता है कि इसके अंदर अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरा एक काम और करता है ये कि कैल्शियम आयनों के अवशोषण को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, सोडियम आयनों को तो बढ़ाता है, और सॉरी पोटेशियम आयनों को क्या करता है, कैल्शियम नहीं पोटेशियम को, पोटेशियम आयनों की कंसंट्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है यूरिन के अंदर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, देखिए जैसा कि मैंने कहा this hormone increases maximum reabsorption of sodium ions। ठीक है, सोडियम आयनों के जो है उसके अवशोषण को क्या करता है ब्लड के अंदर, ये बढ़ाता है। यानी कि जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में से अधिकतम सोडियम आयनों को और क्लोराइड आयनों को अवशोषण करने का काम सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स। ठीक है, ये इसका मुख्य काम है। अब देखिए कि सोडियम और क्लोराइड आयनों के अवशोषण को ये बढ़ाता है, तो अगर
सोडियम और क्लोराइड आयनों की, और दूसरी बात क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, उनको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है या उनको यूरिन में निकलने देता है, उनको एब्जॉर्व करता नहीं है। ठीक है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, सपोज करो कि इस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है एल्डोस्टेरोन की या मिनरेलोकोर्टिकोइड की, तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, क्या हो सकता है कि इन आयनों की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कमी हो जाएगी। जब ब्लड में इनकी कमी हो जाएगी तो हमारी होम्योस्टेसिस कंडीशन बिगड़ जाएगी। ठीक है, और व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। और ब्लड प्रेशर के अंदर भी क्या होता है, चेंज आता है साल्ट निकलने से बॉडी के अंदर। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। और दूसरा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक काम और करता है क्या, कि ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को भी प्रभावित करता है। अभी बताएंगे कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम क्या है। तो उसके द्वारा भी ये क्या करता है, उत्सर्जन की कार्यकी को प्रभावित करने का कार्य करता है। तो इसके दो कार्य हो गए एल्डोस्टेरोन के। चलिए, ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, जैसा कि हमने देखा ये सीक्रेट हो रहा था एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो रहा था। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा हार्मोन हमारे पास है एल्डोस्टेरोन के अलावा, जो इसको मुख्य रूप से कंट्रोल करने का काम करता है, उसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसको अपन एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच भी कहते हैं, और इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, वैसोप्रेसिन। और ये जो वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका बहुत ही सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे उत्सर्जन की कार्यकी में। बिकॉज ये क्या करता है, जो रीनल फिल्ट्रेट है, उस रीनल फिल्ट्रेट से पानी के अधिकतम अवशोषण को क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी कि पानी का अवशोषण का इसका काम है। जैसा कि यहाँ एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, सोडियम और क्लोराइड आयनों का अवशोषण, और यहाँ इसका काम क्या है, मुख्य रूप से जो वाटर मॉलिक्यूल है आपके रीनल फिल्ट्रेट में, जो मैक्सिमम जिसकी मात्रा है, पानी की मात्रा, उस पानी को अधिकतम अवशोषित करने का कार्य ये हार्मोन ही कराता है। अगर इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे यूरिन के अंदर क्या निकलने लगता है, वाटर अधिकतम मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो जबकि हमारे को होम्योस्टेसिस कंडीशन बनाए रखने के लिए वाटर की बहुत अधिक क्या है, आवश्यकता है। बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वाटर की प्रेजेंस में ही संपन्न होती हैं शरीर के अंदर, इसलिए शरीर का अधिकतम भाग वाटर से ही बना हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं हम एंटी डायूरेटिक वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये सीक्रेट कहाँ से होगा, वैसोप्रोसिन भी कहते हैं इसको। ये होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे शरीर के अंदर, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की दो पालियाँ होती हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस इसकी पोस्टीरियर लोब होती है, पश्च पाली। उस पश्च पाली से सीक्रेट होता है ये हार्मोन, जिसको अपन क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो इसका हमने फंक्शन क्या बताया है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को या अधिकतम वाटर के अवशोषण को क्या करता है, प्रेरित करता है। और किस तरीके से करेगा देखिए, सपोज कीजिए कि ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की दो पालियां हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और ये वाली कौन सी है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये वाली जो पाली है पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस, यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होगा इस तरीके से। ठीक है, और ये हार्मोन सीक्रेट होगा यहाँ से एडीएच,
और ये इसका जो काम मैंने बताया आपको कि देखो पानी के अवशोषण का काम आपने पढ़ा है, जो हम लोगों ने फिजियोलॉजी पूरी पढ़ाई है, हम लोग आपको बताया था कि जो हमारी नेफ्रॉन होती है या यूरिनिफेरस ट्यूबुल होती है उत्सर्जी नलिका, इसका जो हैनले का लूप होता है यू आकार का, एक तो ये करता है पानी का अवशोषण, और दूसरा आगे की जो कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट में भी बाद में जाकर के बच्चे कुछ पानी का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, अधिकतम अवशोषण होता है। ठीक है, तो जहां जहां पानी का अधिकतम अवशोषण होता है उनकी पारगम्यता को ये प्रभावित करता है कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन प्रभावित करता है और कोशिश करता है, जैसे हैनले का लूप है, हैनले के लूप के अंदर वाटर के अवशोषण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसकी एपिथेलियम की जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये प्रेरित करता है, बहुत तेज कर देता है। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो वाटर हैनले के लूप में या कलेक्टिंग डक्ट में क्या नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अधिकतम पानी जो है मूत्र के साथ, यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो उससे फिर क्या हो जाएगी, शरीर में बीमारी हो जाती है, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि पानी तो हमें चाहिए। जैसा अभी बताया मैंने, शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं को चलाने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है किस किस को प्रभावित करता है, हैनले लूप, हैनले लूप को प्रभावित करता है, और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट को प्रभावित करता है। ठीक है, यहां से निकल करके एंटी डायूरेटिक, और इन दोनों के अंदर ही क्या करता है, अधिकतम वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। क्या करता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये इसका काम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। और जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको जैसा बताया मैंने कि पानी तो अवशोषित होगा नहीं, तो पानी ऐसा का ऐसा यूरेटर के द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा, और उस बीमारी को अपन क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया, मूत्र अधिक मात्रा में शरीर से क्या होगा, निकलने लग जाएगा, जिसमें वाटर कंटेंट की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरा हार्मोन मैंने आपको बताया एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जो मुख्य रूप से पानी के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, एंटी डायूरेटिक अधिकतम बढ़ाता है। और एक चीज़ और है कि जैसे कि आप जानते हैं कि किडनी को एक रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम अभी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से प्रभावित होता है, वो ब्लड प्रेशर से भी रिलेटेड है, और दूसरा उत्सर्जन की कार्यकी को भी क्या करता है, वो बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने किस तरीके से डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, हैनले लूप, मुख्य रूप से तो हैनले का लूप और कलेक्टिंग डक्ट, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो हमने देखा इस प्रकार से ये इसको प्रभावित करती है। इसके बाद देखिए एक होता है पैरेथो हार्मोन, पीटीएच कहते हैं इसको। ठीक है, और ये पैरेथो हार्मोन ये भी क्या करता है, कैल्शियम आयनों को और फॉस्फेट आयनों को प्रभावित करता है। हमारे ब्लड के अंदर जो रीनल फिल्ट्रेट के अंदर कैल्शियम आयन होते हैं उनको अधिकतम अवशोषित करने का कार्य यही हार्मोन करवाता है। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये पीटीएच सीक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है ये हार्मोन, और इसका काम क्या है, इंक्रीज मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयनों के अधिकतम अवशोषण को क्या करता है, ये रीनल फिल्ट्रेट से बढ़ा देता है। और अब सीधी सी बात है, अगर हम इसको कम कर देंगे, कैल्शियम आयनों के अवशोषण को बढ़ाता है, दूसरा फॉस्फेट आयन होते हैं उनको डिक्रीज करता है। ये यहाँ लिख देते हैं,
डिक्रीजेस फॉस्फेट आयन एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा रहा है और फॉस्फेट के अवशोषण को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसका मतलब यूरिन के अंदर फॉस्फेट, अगर इस हार्मोन के प्रभाव, जब इस हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, यूरिन के अंदर ये फॉस्फेट अधिक मात्रा में निकलने लग जाता है और कैल्शियम का अधिकतम अवशोषण हो जाता है। और इसका उल्टा अगर अपन करें, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाली ये जो हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारे मूत्र के अंदर कैल्शियम आयन अधिकतम निकलने लग जाएंगे। ठीक है, जबकि होता क्या है, आपको मालूम है कैल्शियम क्यों चाहिए हमें, हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। रुधिर के द्वारा जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर आता है वो कहाँ जाता है, हड्डियों के अंदर अवशोषित होता है। तो हड्डियाँ क्या होती हैं, इससे मजबूत होती हैं, हड्डियाँ हैं, दांत हैं, कैल्शियम जो भी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कैल्शियम आयनों का अवशोषण अधिकतम बढ़ाने का काम करता है कौन सा, पैराथायराइड हार्मोन। तो अब आप देखिए इसमें, और अगर इनकी मात्रा प्रभावित होगी तो क्या होगा, बीमारी हो जाती है, मनुष्य बीमार हो जाता है, सीधी सी बात है। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन जो है उत्सर्जन की कार्यकी को प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम के द्वारा कैसे ये जो है प्रभावित होता है। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए लीवर है, ये हमारी किडनी, किडनी के ऊपर आपको मालूम है कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, बताई थी एड्रिनल कॉर्टेक्स। इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या था, लीवर, ये क्या है, किडनी। अब क्या होता है कि लीवर से नीचे देखिए ये ब्लड वेसल है हमारी, रुधिर वाहिनी है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि लीवर से एक प्रोटीन सीक्रेट होता है जिसको अपन कहते हैं, ये ब्लड, इसमें प्लाज्मा जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन एक प्रकार का, जिसका नाम क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या सीक्रेट हो रहा है ये, एंजियोटेंसिनोजन। यानी कि लीवर से ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये बनता है और बन करके हमारे जो ब्लड वेसल है इसके अंदर जो प्रोटीन के रूप में एंजियोटेंसिनोजन पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। क्या पाया जाता है, एंजियोटेंसिनोजन, ये इसमें पाया जा रहा है। क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन। और बना कहाँ पे है, बना कहाँ से है, लीवर से बना है। अब क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड प्रेशर की मात्रा, या जैसे ब्लड, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाए सपोज कीजिए, तो क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक ऑटो रेगुलेशन भी बोलते हैं इसको, किडनी क्या करती है, किडनी की सेल्स होती हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये जैसे किडनी के अंदर सपोज कीजिए कौन सी, पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट जो होते हैं ना, आपको पता है किडनी के अंदर जो पोर होते हैं, जैसा मैंने आपको ग्लोमेरुलस की उनकी स्ट्रक्चर बताई थी तब आपको बताया था, पोडोसाइट बोमेन कैप्सूल के अंदर जो पोर होते हैं वहाँ पे सेल्स होती हैं। पोडोसाइट सेल्स की कौन सी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये क्या करती हैं, यहाँ से एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसको कहते हैं रेनिन। ये रेनिन हार्मोन जो क्या करता है, सॉरी रेनिन जो सीक्रेट होता है, ये कंपाउंड, ये केमिकल, और ये रेनिन सीक्रेट होकर के क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को चेंज कर देता है और इसको क्या बना देता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो है एक कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा, किस में बदल जाता है,
टेंसिनोजन सेकंड में चेंज हो जाता है। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बना है, देखिए कैसे प्रोसेस चल रहा है। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो बना है, ये हमारी ब्लड वेसल है, आपको पता होगा इस तरीके से। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है जो ब्लड वेसल्स के, अच्छा, जो ब्लड कैपिलरीज को क्या कर देता है, उसके डायमीटर को कम कर देता है। जब डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि ये जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम है, ये क्या करता है, इसको एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी होता है, इसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसको अपन ऑटो रेगुलेशन भी कहते हैं, कि अपने आप ही रेगुलेट कर लेता है। अगर ब्लड प्रेशर में कमी ज़्यादा होती है, जैसे साल्ट वगैरह जब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, है ना, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं या कोई कमी आ रही है, तो अपने आप ही ये क्या करता है, आयनों की मात्रा क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है।